बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, रक्त संचार तंत्र के। आपके सिलेबस में है पीसीपी, पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम के सिलेबस में है। जो भी आप जिस भी डिप्लोमा में आपने एडमिशन लिया होगा, चाहे वो पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड मेडिटेशन हो, चाहे पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी हो, चाहे पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड साइकोथेरेपी हो, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रत्येक सिलेबस में, प्रत्येक के सिलेबस में है। तो मैं अपनी बात आप तक ठीक प्रकार से रख पाऊँ, आई डिवाइड दिस प्रेजेंटेशन टू डिफरेंट पार्ट्स। इस पूरे प्रस्तुतिकरण को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, कि शरीर में जो भी मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका परिवहन कैसे होता है, विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्कुलेशन की बात करेंगे, संचार की बात करेंगे, संचार रक्त संचार की ही बात करेंगे। और तीसरे भाग में कि वो रक्त संचार किस माध्यम से होता है, तो ब्लड वेसल्स की, रक्त नालिकाओं की बात करेंगे विस्तार से। चौथे भाग में हार्ट, क्योंकि उस रक्त संचार के लिए उत्तरदायी कौन है, हृदय है, तो हृदय की संरचना के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। प्रस्तुतिकरण के पांचवें भाग में बात करेंगे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैसे परिवहन होता है, सर्कुलेशन होता है कि। और प्रस्तुतिकरण के छठे भाग में बात करेंगे हाउ ब्लड इज सर्कुलेटेड, कि ये परिवहन होता क्या है, इसके पीछे रूट कॉज क्या है, जड़ कारण क्या है। और सेकंड लास्ट पार्ट में, सातवें भाग में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस प्रस्तुतिकरण का, आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट द इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। योग अभ्यास का हमारे रक्त संचार पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे आई विल बी विद यू फॉर 1.5 आवर, 1.5 घंटे का क्लास है ये तो एक सातवां एक छोटा सा सेक्शन है, छोटा सा भाग है प्रस्तुतिकरण का। 1.5 घंटे में भी प्रभावों को नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम बात करेंगे उन मुख्य प्रभावों की जो कि रक्त संचार तंत्र पर पड़ते हैं ड्यू टू योगिक प्रैक्टिसेस, योग अभ्यास के कारण। और अंतिम भाग में, प्रस्तुतिकरण के अंतिम भाग में बात करेंगे सजेशंस फॉर योगिक प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे सुझाव जिनको हमें अपनाना चाहिए योग अभ्यास करते वक्त। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। कहानी को शुरू करते हैं, आज की कहानी को शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हाउ दिस टेक्स प्लेस। कोई नई बात नहीं, हम और आप सब जानते हैं कि टेक्स प्लेस इन ए फ्लूइड मीडियम। एक फ्लूइड, एक तरल माध्यम से होता है, और उस तरल माध्यम को हम ब्लड कहते हैं, रक्त कहते हैं, कि एक तरल माध्यम, रक्त के माध्यम से यह ट्रांसपोर्टेशन, यह परिवहन होता है रक्त संचार तंत्र में। कुछ नई बात नहीं है, एक मैं आधार बनाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आगे की बातें हम ठीक प्रकार से समझ पाए। तो ये जो फ्लूइड मीडियम से है, तरल माध्यम से है, दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो सर्कुलेट होता है पूरे शरीर में, जिसका परिवहन होता है, वो रक्त संचार तंत्र द्वारा किया जाता है, जिसकी हम आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि दिस टेक्स प्लेस, दिस सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों, क्या आवश्यकता पड़ी, ऐसा क्यों कि यह सर्कुलेशन क्यों होता है? इसके पीछे एक ही कारण है, वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट दैट, हम सबको पता होना चाहिए। दैट कीप्स ईच बॉडी सेल इन ए लिविंग स्टेज, जिससे कि शरीर की प्रत्येक कोशिका जीवित रहे। तो ये तो हमने बात की है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल की। अगेन आई रिपीट, टेक्स प्लेस थ्रू ए फ्लूइड मीडियम, जो कि ब्लड कहलाता है, और थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होता है, और वो करने वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम। और दिस टेक्स प्लेस टू कीप ईच बॉडी सेल इन ए लिविंग स्टेट, यह घटित होता है, रक्त संचार तंत्र घटित होता है कि प्रत्येक शरीर की प्रत्येक कोशिका जीवित रहे। अब इस परिवहन की बात करते हैं, संचार की बात करते हैं, एक परिवहन की बात करते हैं, रक्त के परिवहन की बात करते हैं, जो कि रक्त संचार तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा किया जाता है। कि व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेशन, कैसा परिवहन, किसके द्वारा किया जाता है? दिस इज परफॉर्म्ड बाय ए मस्कुलर पंप, एक मांसपेशियों का पंप है, और उस मांसपेशियों के पंप को हम कहते हैं हार्ट, हृदय कहते हैं, हृदय के माध्यम से होता है। और यह है दिस हार्ट पंप्स पीरियोडिकली पंप करता है, एक causes the heart to pump blood, जिससे कि प्रत्येक बीट के साथ ब्लड को पंप करता है हार्ट।
और हम सब जानते हैं कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स की जो हार्ट बीट है, द हार्ट बीट इज 72 बीट्स पर मिनट, लेकिन ऐसा केवल एक सामान्य परिस्थिति में है। लेकिन योग के क्षेत्र में हम बात करें, योग अभ्यास से योगी, एक योग के अभ्यास करता, योग के अभ्यास से इतना अपने आप में परिवर्तन करते हैं, अपने हृदय को इतना प्रभावशाली और मजबूत बनाते हैं कि हार्ट बीट इवन 40, 45, 50 आम बात है योगियों की हृदय गति। ये तो 72 की जो हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट 72 ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन योगियों की तो बड़े अच्छे योगी जो हैं, योग अभ्यास करता है, स्पेशली हठ योगी जो है, उनकी 40-50 के बीच में हार्ट बीट पाई जाती है, जिसकी हम बात करेंगे बाद में, इस प्रस्तुतिकरण के अगले भाग में बात करेंगे। 7वें भाग में जो प्रभाव पड़ते हैं, एक प्रभाव यह भी है कि हृदय गति कम होती है। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट ब्लड वेसल्स, रक्त नालिकाएं। रक्त संचार होगा, परिवहन होगा, जो कि फ्लूइड मीडियम से है, एक तरल माध्यम से है। तरल माध्यम रक्त है, चर्चा हो चुकी है। तो वो माध्यम जो फ्लो करेगा, प्रवाह करेगा, वो ब्लड वेसल्स रक्त नालिकाओं के द्वारा करेगा। तो अब हमें रक्त नालिकाओं के बारे में भी पता होना चाहिए कि रक्त नालिकाएं कैसी हो सकती हैं, किस किस नाम की हैं, क्या क्या उनका साइज हो सकता है, वो विस्तार से हम चर्चा करेंगे रक्त नालिकाओं के, ब्लड वेसल्स की। These are of various sizes, सभी समान आकार की नहीं है। शरीर में जितनी भी रक्त नालिकाएं हैं सब अलग अलग आकार की हैं। तो मुख्य बात करते हैं कौन कौन सी। अगर हम इसके साइज की बात करें, यदि आकार की बात करें, आकार से मेरा अर्थ है डायमीटर, उसके रक्त नालिका का डायमीटर। तो दिस रेंजिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 1 माइक्रोन, यानी जो मोटी से मोटी रक्त नालिका 1 सेंटीमीटर की हो सकती है, और जो पतली से पतली रक्त नालिका 1 माइक्रोन की हो सकती है। और माइक्रोन का दूसरा नाम, एक दूसरे इसको माइक्रोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। वी शुड कीप इन द एंटायरिटी ऑफ आवर माइंड, हमें पता होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूँ कि रक्त नालिकाओं का जो डायमीटर है उसकी रेंज हो सकती है 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 माइक्रोन, और ये माइक्रोन का दूसरा नाम माइक्रोमीटर भी है। तो ये एक मेट्रिक यूनिट है दैट मेजर द लेंथ इक्वल टू, जो कि 0.001 मिलीलीटर के बराबर 1 माइक्रोन होता है, या हम कह सकते हैं 0.00039 इंचेस के बराबर 1 माइक्रोन होता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सूक्ष्म वो रक्त नालिका होती है, जो सबसे एक पतले आकार की होती है। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि साइज रेंजेस फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 1 माइक्रोन। तो 1 सेंटीमीटर के आसपास कौन सी होगी और 1 माइक्रोन के आसपास कौन सी होगी, उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स, ये तो स्पेलिंग गलत है, वेल्स नहीं, वेन्स। सेकंड वन इज वेन्स, और थर्ड वन इज कैपिलरीज। तो ये रक्त नालिकाएं 3, और इसकी विस्तार से और चर्चा अभी हम करेंगे। तो ये रक्त नालिका तीन प्रकार की है। एक आर्टरीज है, एक वेन्स के फॉर्म में है, रूप में है, और एक कैपिलरी जो थिनेस्ट है, जो सूक्ष्म है, एक सूक्ष्म नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, वो कहलाता है कैपिलरीज। तो अगेन आई रिपीट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। लेट्स डिस्कस वन बाय वन, एक के बाद एक की चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं आर्टरीज से। आर्टरीज क्या है? दीज आर द वाइडेस्ट ब्लड वेसल्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि साइज होता है 1 सेंटीमीटर टू 1 माइक्रोन। तो वाइडेस्ट है, सबसे बड़े, चौड़ी से चौड़ी रक्त नालिका है, बड़ी रक्त नालिका है। इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर के आसपास लगभग है, क्योंकि दिस इज वाइडेस्ट, क्योंकि रेंज 1 सेंटीमीटर टू 1 माइक्रोन है। कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये हृदय से रक्त, हृदय की तरफ नहीं, हृदय की ओर रक्त नहीं, हृदय से रक्त का परिवहन करती है, हृदय से रक्त लेकर जाती है। ब्रांचेस आउट इनटू द थिनर ट्यूब्स कॉल्ड आर्टरियोल्स। देखिए ये एक इमेज भी आप सबके सामने है। ये आर्टरीज है, आर्टरियोल्स में मिलती है, दैट ज्वाइंस, दैट ब्रांच आउट, वो विभिन्न छोटे छोटे आर्टरियोल्स में विभाजित होती है, और अगेन रेमिफाई इनटू द थिनर, और उसके बाद और थिनेस्ट में, और पतली से पतली में विभाजित होती है, वो कहलाती है कैपिलरीज। तो यहाँ से आप एक देखिए, आर्टरीज से आर्टरियोल्स में, और आर्टरियोल्स
कैपिलरीज में विभाजित होती हैं, और कैपिलरीज ज्वाइंस वेन्यूल्स, और ये जो कैपिलरीज हैं ये कैपिलरीज वेन्यूल्स में ज्वाइन करती है, और वेन्यूल्स फिर अगेन दी ज्वाइंस इन द वेन्स। तो कुल मिलाकर ध्यान रहे, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट की ओर ले जाने वाली रक्त नालिकाएं वेन्स है, रक्त से हृदय से दूर ले जाने वाली रक्त नालिकाएं हैं आर्टरीज हैं, और जो बीच का जो कनेक्शंस हैं, नेटवर्क है, जो ब्रांच आउट होती हैं, वो आर्टरीज आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स कैपिलरीज में, कैपिलरीज वेन्यूल्स में कनेक्ट होती हैं, और वेन्यूल्स कनेक्ट होंगे वेन्स में। तो जो कैपिलरीज हैं दीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, और थिनेस्ट कितना था, रेंज याद कीजिए, हमने बात की थी, the blood vessel, the diameter of the blood vessel ranges from 1 centimeter to 1 micron। तो कैपिलरीज लगभग 1 माइक्रोन या उससे थोड़ा सा अधिक इनका साइज है डायमीटर का। बट वी शुड कीप इन आवर माइंड, हम अपने मस्तिष्क में बैठा लें कि जो कैपिलरीज हैं दीज आर परमिएबल टू द वेस्ट एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। परमिएबल का अर्थ है कि यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट्स का आदान प्रदान हो सकता है या मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है कैपिलरीज में, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी इन कैपिलरीज में होता है, कि जो सराउंड करती है, जो आसपास जो कि एक ऊतकों के सराउंड करती है। एग्जाम्पल उदाहरण आप सबके सामने दो लिखे हुए हैं, बट देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, लंबी सूची है। लंग्स हो सकती हैं, फेफड़े हो सकते हैं, लीवर हो सकती है, और भी दूसरे ऑर्गन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3 ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, और जो बीच में है द थिनेस्ट, जो एक नेटवर्क है एक ब्लड वेसल्स का, थिनेस्ट है जो, वो है कैपिलरीज, और दोनों तरफ वेन्यूल्स वेन्स के साथ जोड़ती हैं कैपिलरीज को, और आर्ट्रियोल्स आर्टरीज के साथ। ये हमें ध्यान रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं, इसको एक दोनों ट्रांसपोर्टेशन को एक समझने का प्रयास करते हैं। इस ट्रांसपोर्टेशन को, इस परिवहन को एक बार और दूसरे एक पिक्टोरियल फॉर्म में, एक पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये हार्ट है, हृदय है, हृदय से रक्त गया आर्टरीज के द्वारा, आर्टरीज फिर परिवर्तित हुई रेमी आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स से फिर कैपिलरीज में, और ये कैपिलरीज कनेक्ट किससे होंगी, वेन्यूल्स से, और वेन्यूल्स कनेक्ट किससे होंगे, वेन से, और वेन्स के बाद हृदय में। तो ये एक पिक्टोरियल फॉर्म में एक पिक्चर के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। ये सीक्वेंस हमें ध्यान रहे कि हृदय से रक्त ले जाने वाली आर्टरीज कहलाती हैं, हृदय की तरफ ले जाने वाली वेन्स कहलाती हैं, आर्टरीज आर्ट्रियोल्स के में कनेक्ट होती हैं, फिर कैपिलरीज वेन्स, और दिस सर्कुलेशन टेक्स प्लेस, और यह परिवहन घटित होता है। अब थोड़ा हृदय के आकार को भी जान लें। मेरी भाषा से आप सब कंफर्टेबल है ना? सभी पार्टिसिपेंट? यस सर, यस सर। किसी को कोई मेरी भाषा से, मेरे शब्दों से दिक्कत तो नहीं है? ओके, नो सर। अब हृदय की बात करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट हार्ट। हृदय की बात करते हैं। देखिए ये चित्र आपके सामने है, इस चित्र को समझने का प्रयास करते हैं। ये हार्ट है। तो जो है हार्ट, यदि हम हृदय की बात करें, हृदय के क्या है, दिस इज ए मस्कुलर ऑर्गन, एक मांसपेशियों का बना है। मांसपेशियां विभिन्न प्रकार की हैं। जिस मांसपेशी से ये बना है दैट इज नोन एज ए कार्डिक मसल, कार्डियक मांसपेशी। तो द हार्ट कंसिस्ट ऑफ कार्डिक मसल्स। तो जो कार्डिक मांसपेशी है उससे बना हुआ पंपिंग ऑर्गन है, दैट सर्कुलेट्स द ब्लड, यही सर्कुलेट करता है। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि रक्त का परिवहन करता है, एक पंपिंग ऑर्गन है। पंप क्या काम करेगा, आगे धकेलेगा रक्त को। एंड द मेन पार्ट इज, मुख्य भाग है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, ये 4 चैम्बर्स में विभाजित है। मेरे कर्सर को देखते रहिएगा। दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। फर्स्ट वन इज लेफ्ट आर्ट्रियम। देखिए लेफ्ट आर्ट्रियम, ये ऊपर का भाग है लेफ्ट साइड में, दिस इज नोन एज लेफ्ट आर्ट्रियम।
और इसके बाद है राइट आर्ट्रियम, तो उसके ठीक राइट साइड में राइट आर्ट्रियम है। इसके बाद है लेफ्ट वेंट्रिकल, सी दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हृदय का लेफ्ट वेंट्रिकल है। आर्ट्रियम दोनों ऊपर का भाग है और वेंट्रिकल दोनों नीचे के भाग है, और ये है राइट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। तो हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 2 आर आर्ट्रियम एंड 2 आर वेंट्रिकल्स। अब बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई रक्त तो डीऑक्सीजनेटेड भी एक प्रवाह करता है। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड का अर्थ ये है जिस वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन ना हो, और ऑक्सीजनेटेड का अर्थ है कि वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो। तो रक्त ऑक्सीजन कहाँ ग्रहण करता है हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, लंग्स में ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और वो ग्रहण की गई ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा ऊर्जा के उत्पादन के लिए। तो लंग्स में जो ऑक्सीजनेशन होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, इसकी हम बात विस्तार से करेंगे। तो बात करते हैं दोनों की, सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह कैसे होता है, उसकी हम विस्तार से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। बात हो चुकी है ना कि ऑक्सीजन ग्रहण रक्त कहाँ करता है? लंग्स में। हम श्वास लेते हैं तो जो हमारे लंग्स के एल्वियोलीज हैं, जो छिद्र हैं, उनसे परमिएबल है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जो शरीर में ऊर्जा के उत्पादन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित हुई थी वो लंग्स में छोड़ी जाती है और लंग्स से ग्रहण की जाती है ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से, वो एंटर्स लेफ्ट आर्ट्रियम, वो लेफ्ट आर्ट्रियम में प्रवेश करता है। अब आप पहले हम चारों चैम्बर्स की हम बात कर चुके हैं, 2 आर्ट्रियम्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल की हम बात कर चुके हैं। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से उसने परिवहन शुरू किया, उसका संचार शुरू हुआ, और वो दैट एंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में उसने प्रवेश किया। लेकिन किसके द्वारा वो प्रवेश किया? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। देखिए ये है पल्मोनरी वेन्स। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने प्रवेश किया, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा प्रवेश किया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो डीऑक्सीजनेशन कहाँ होगा? शरीर में होगा, ऊर्जा के उत्पादन में ऑक्सीजन का उपयोग होगा और वो परिवर्तित होगी कार्बन डाइऑक्साइड में और दूसरे पदार्थों में। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द बॉडी दैट एंटर्स इन द राइट आर्ट्रियम, और यह प्रवेश करेगा राइट आर्ट्रियम में। देखिए ये राइट आर्ट्रियम में प्रवेश करेगा। लेकिन जैसे लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने प्रवेश किया था किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। उसी तरह से ये जो राइट आर्ट्रियम में जो प्रवेश करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो करेगा कि थ्रू इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा के द्वारा। अब ये देखिए ये है सुपीरियर वेना केवा है और ये है इंफीरियर वेना केवा, और ये प्रवेश करेगा राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने प्रवेश किया दोनों के माध्यम से, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा। तो ये तो हमने बात किया कि लंग्स से हृदय में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे प्रवेश करता है, और बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में कैसे प्रवेश करता है, जिससे कि वो पंपिंग एक्शन चलता रहता है एंड द सर्कुलेशन टेक्स प्लेस, और ये रक्त संचार चलता रहता है। तो अब बात करते हैं इसी को जो चर्चा हम कर चुके हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक परीक्षा की दृष्टि से हम इसको दोबारा से जानने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप ठीक प्रकार से उसको लिख पाएं अपने परीक्षा में, अपने एग्जामिनेशन में। तो शरीर से क्या शुरू हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहले मैं चर्चा कर चुका हूं, आपसे बता चुका हूं कि डीऑक्सीजनेशन यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करके जो रक्त में जो रक्त नालिकाओं में रक्त होता है वो है डीऑक्सीजनेटेड। और ये बॉडी से कहाँ गया? चर्चा हो चुकी है, बॉडी में डीऑक्सीजनेशन हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था,
और इसने प्रवेश किया राइट आर्टरियम में। लेकिन ये राइट आर्टरी में कैसे प्रवेश किया? इंफीरियर वेना के और सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से। और इसके बाद वो रक्त कहाँ पहुंचा? वो एक वॉल्व द्वारा आगे दूसरे जगह पहुंचाया गया और उस वॉल्व का नाम है ट्राइसोस्पिड वॉल्व, जिसका ट्राइसोस्पिड वॉल्व, जिसको कि दूसरा मिट्रियल वॉल्व भी कहते हैं। और यह आगे गया राइट वेंट्रिकल में। अब यह राइट वेंट्रिकल में रक्त ने प्रवेश किया और उसके बाद अब पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा और सेमिल्यूनर वॉल के द्वारा यह लंग्स में प्रवेश करता है। तो यह मेरी क्लास चल रही है, बाद में भाई आप। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये हमने उसको रक्त संचार की बात की। अब हम बात करते हैं दूसरा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शुरू कहाँ से हुआ था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शुरू हुआ था बॉडी से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड शुरू होगा लंग्स से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड शुरू होगा लंग्स से, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा। और ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ प्रवेश करेगा? ये प्रवेश करेगा लेफ्ट आर्टरियम में। और ये लेफ्ट आर्टरियम में प्रवेश करेगा किसके माध्यम से? पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से। और उसके बाद बाइसोस्पिड वॉल्व के द्वारा आगे बढ़ेगा और वो प्रवेश करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा के द्वारा वाया सेमिल्यूनर वॉल्व। और उसके बाद बॉडी में पूरी में सर्कुलेट करेगा और उस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा। ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन अब प्रश्न उठा कि हाउ ब्लड इज सर्कुलेटेड। अब प्रश्न उठा कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है? सर्कुलेशन कैसे, कि ऐसा क्या कारण है जिससे कि सर्कुलेशन होता है, जिससे कि रक्त संचार घटित होता है? तो द ब्लड इज सर्कुलेटेड ड्यू टू बीपी। द ब्लड इज सर्कुलेटेड ड्यू टू बीपी मींस ड्यू टू ब्लड प्रेशर। ये ब्लड का सर्कुलेशन है, ये ब्लड प्रेशर के कारण है। यदि ब्लड का प्रेशर नहीं होगा तो विदाउट प्रेशर सर्कुलेशन इज नॉट पॉसिबल, सर्कुलेशन संभव नहीं है। तो इसलिए व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्रेशर? तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर है क्या, कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्रेशर। देखिए, सामान्य सी परिभाषा है, एक लाइन की केवल एक परिभाषा है। द फोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। दिस इज द फोर्स ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द, यानी कि जो परिवहन हो रहा है वो रक्त नालिकाओं की परतों पर कितना प्रेशर, कितना दबाव एक घटित करता है, दैट इज नोन एज ए ब्लड प्रेशर। अगेन आई रिपीट, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। हाउ दिस इज मेजर्ड? इसका मेजरमेंट कैसे होगा? यदि इसके मेजरमेंट की बात करें, ब्लड प्रेशर इज टेकन यूजिंग टू मेजरमेंट्स। ब्लड प्रेशर का मापन हम आमतौर पर, कोई नई बात नहीं है, रिवाइज कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर इज टेकन यूजिंग टू मेजरमेंट्स। ब्लड प्रेशर का मापन दो मेजरमेंट्स, दो मापों के द्वारा किया जाता है। वन इज नोन एज सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मींस दिस इज मेजर्ड व्हेन द हार्ट बीट्स। व्हेन द हार्ट बीट्स मींस व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हेन द, जब हृदय संकुचित होता है, संकुचन करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, बीट करता है, when the blood pressure is at the highest। जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कार्डिक मसल्स संकुचित होंगी, संकुचन होगा मांसपेशियों में, तो ब्लड प्रेशर हाईएस्ट होगा। और दूसरी तरफ दूसरा है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक मींस मेजर्ड बिटवीन हार्ट बीट्स व्हेन ब्लड प्रेशर इज एट द लोएस्ट। जब हार्ट कार्डिक मसल्स, हृदय की मांसपेशियां रिलैक्स करती हैं कॉन्ट्रैक्शन के बाद, जो हमने कहा कॉन्ट्रैक्शन को हमने सिस्टोलिक कहा और रिलैक्सेशन को हमने डायस्टोलिक कहा। तो डायस्टोलिक रिलैक्सेशन की दशा में वो लोएस्ट होगा और कॉन्ट्रैक्शन की दशा में वो हाईएस्ट होगा, जो कि बात कर चुके हैं। ब्लड प्रेशर इज रिटर्न विद द सिस्टोलिक प्रेशर फर्स्ट एंड द फॉलोड बाय द डायस्टोलिक। यदि हम आम तौर पर कहीं भी एक उसका एक एंट्री देखते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि अभी यहाँ किसी को भेजना मत, बार बार झांकते हैं कौन है। So blood pressure is written with systolic pressure first and followed by the diastolic pressure. For example, that is 120 by 80. 120 is
systolic blood pressure, that is during contraction, and 80 is the during relaxation. The systolic is contraction, diastolic is relaxation. We have discussed in detail. तो कुल मिलाकर we should keep in the entirety of our mind that कि blood circulates due to the blood pressure, and this is measured in the two unit by the help of two measurements, that is systolic during contraction and diastolic during relaxation, and the highest will be during systolic and the lowest will be during diastolic. तो ये हमने बात की कि how blood is circulated. अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ. देखिए मैं बता चुका हूं कि मेरे प्रस्तुतिकरण का ये भाग सबसे महत्वपूर्ण है. वो ब्लड सर्कुलेशन तो कोई नई बात नहीं है, हम स्कूल लेवल में भी उस ब्लड सर्कुलेशन को हम पढ़ते हैं. हमने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात विस्तार से की. इस ब्लड सर्कुलेशन में एक हम निष्कर्ष निकालें या आदि अभी हम बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन में कौन कौन से ऑर्गन शामिल हुए. हृदय हुआ, हार्ट हुआ, ब्लड वेसल्स उसका पार्ट है. और ब्लड वेसल्स में क्या क्या था, आर्टरीज थी, वेन्स थी, कैपिलरीज थी, और उनके बीच का जो दोनों का ही था आर्टरीज टू कैपिलरीज आर्टियोल्स थे, और कैपिलरीज टू वेन्स वेन्यूल्स थे. तो इन ब्लड वेसल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो चर्चा करेंगे. हृदय पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो चर्चा करेंगे. और रक्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा. रक्त में दुनिया भर के कंटेंट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेस्टोफिल्स हैं, ये स्नोफिल्स हैं, दुनिया भर के कंटेंट्स हैं रक्त में. तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यदि योग का अभ्यास कोई भी अभ्यास करता है तो उसके सर्कुलेटरी सिस्टम पर, उसके रक्त संचार तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे. तो नेचर ऑफ इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, ध्यान दीजिए कि किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है, पहले उसको जान ले. क्या प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे. तो प्रभाव तीन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं. पहला प्रभाव है इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव. तत्काल एग्जाम्पल है ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो यो हमारे एक मेंटल स्टेट पर एक तत्काल प्रभाव पड़ता है ना. और आज के दिन हर व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल एक्सपेक्ट स्पॉन्टेनियस इफेक्ट. लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम पर स्पॉन्टेनियस इफेक्ट भी पड़ता है, लेकिन दीर्घ जो दूसरे प्रभाव है डिलेड इफेक्ट, दीर्घकालिक प्रभाव, वो अधिक पड़ता है. तो डिलेड इफेक्ट. और तीसरा है क्यूमुलेटिव इफेक्ट. तो तीनों को जानने का प्रयास करते हैं कि योग अभ्यास का प्रभाव इमीडिएट तत्काल भी हो सकता है, दीर्घकालिक भी हो सकता है, क्यूमुलेटिव भी हो सकता है. तो तीनों को एक के बाद एक जानने का प्रयास करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. पहले से शुरू करते हैं इमीडिएट इफेक्ट. कि इफेक्ट ऑफ इमीडिएट इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिस, इसका अर्थ क्या है. इमीडिएट बात हो चुकी है, ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द सेशन. मान लीजिए अभी आपने योग अभ्यास सत्र में सहभागिता की. सपोज यू पार्टिसिपेटेड इन एनी योगिक सेशन. Immediate effect means that is observed immediately after the completion of the session or during practice. यानी अभ्यास करते वक्त जो हमें अनुभूति हो, परिवर्तन हो शरीर में, या अभ्यास सत्र समाप्त करने के तत्काल बाद जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, वो कहलाते हैं इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव. दूसरा है डिलेड इफेक्ट. डिलेड इफेक्ट मीन्स दैट इज द फाइनल आउटकम ऑफ द सेशन. लेकिन आज के दिन तो एक हम सब चाहते हैं इमीडिएट इफेक्ट हो, बट विद पेशेंस, सहनशीलता के साथ वी शुड वेट फॉर द डिलेड इफेक्ट इफ वी पार्टिसिपेट इन एनी योगिक सेशन. यदि हम किसी भी योग अभ्यास सत्र में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें एक दीर्घकालिक प्रभाव के लिए भी एक इंतजार करना चाहिए. तो दिस इज द फाइनल आउटकम दैट में अपीयर आफ्टर ए वीक, दैट में अपीयर आफ्टर द मंथ. हो सकता है कि एक हफ्ते बाद, एक सप्ताह बाद उजागर हो सकता है एक महीने बाद उजागर हो. तो हमें ध्यान देना चाहिए कि केवल इमीडिएट इफेक्ट का ही तत्काल प्रभाव ही की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए. दीर्घकालिक प्रभाव के लिए हमें पेशेंस के साथ रुकना चाहिए. अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसकी मैं रिसर्च पर बेस्ड, अनुसंधान या शोध पर आधारित एक बात करूंगा, अगला है क्यूमुलेटिव इफेक्ट. तो व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव इफेक्ट. देखिए, योग में एक प्रकार का अभ्यास तो होता है, योग में आसन भी है, योग में शुद्धि क्रियाएं भी हैं, योग में प्राणायाम भी है,
और इसमें भी शुद्धि क्रियाओं में भी दुनिया भर की शुद्धि क्रियाएं हैं। षटकर्म 6 हैं और प्राणायाम भी दुनिया भर के प्राणायाम है। अनुलोम विलोम है, उज्जयी है, शीतली है, शीतकारी है, भ्रामरी है, मूर्छा है, दुनिया भर के प्राणायाम है। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि एक हो सकता है कि कोई एक अभ्यास प्रभाव नहीं डालता हो, लेकिन कुछ अभ्यास मिलकर प्रभाव डालते हैं। दैट इज नोन एज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट। दैट इज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल सेशंस और इवन फेजेस। तो अब हमें अपने अभ्यास सत्र का निर्माण उस प्रकार का करना चाहिए जिससे कि हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट का एक लाभ ले पाए, जिसकी अभी चर्चा करेंगे थोड़ा एक अगले स्लाइड के भाग में। अब बात करते हैं सबसे पहला प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑन आवर इम्यून सिस्टम। भाई इम्यून सिस्टम है जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हम सब जानते हैं कि जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसका सीधा संबंध हमारे रक्त संचार तंत्र से है। क्यों है? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता का सीधा संबंध रक्त से है, रक्त में पाए जाने वाले कंटेंट्स से है, और रक्त में पाए जाने वाले कंटेंट्स हमारे रक्त संचार तंत्र का भाग है। तो ये जो इम्यून सिस्टम है, और रिसेंटली वी हैव फेस्ड कोविड-19 पेंडेमिक। अभी हाल ही में हमने कोविड-19 पेंडेमिक, एक विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 पेंडेमिक का सामना किया है। उस समय हर व्यक्ति विशेष का उद्देश्य योग अभ्यास करने का एक ही उद्देश्य था कि किसी से तरह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे या रोग प्रतिरोधक क्षमता में इंप्रूवमेंट हो, उसमें सुधार हो। यही हमारा एक उद्देश्य था उस समय, और आज भी है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। अब रिसर्च बेस्ड, अनुसंधान पर आधारित, शोध पर आधारित ऐसी बात करेंगे कि जो सिद्ध करती है कि हाँ, योग अभ्यास से हमारे इम्यून सिस्टम में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता रक्त से संबंध रखती है, और यह रक्त हमारे रक्त संचार तंत्र से संबंधित है। तो वैसे तो केवल अभ्यास से पर ही नहीं, ये जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। दिस डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। दिस डिपेंड्स ऑन एज। प्रत्येक आयु में एक प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। जेंडर, महिला और पुरुषों की दोनों की अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की तुलना करें तो किसी प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता पुरुषों में अधिक है कि कोई स्त्रियों में अधिक है। ईटिंग हैबिट्स, हम क्या खाते हैं, उस पर भी काफी हद तक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्भर करती है। हमारा मेडिकल स्टेटस, हमारे स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, उस पर भी निर्भर करती है, और प्रैक्टिस पर भी निर्भर करती है। और यहाँ हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, योग अभ्यास की, योग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी कारक हैं जिन पर रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्भर करती है, उनमें से एक प्रैक्टिस भी है, एक अभ्यास भी है, और हमारी फिटनेस लेवल पर भी, हमारे फिटनेस का स्तर क्या है उस पर भी निर्भर करती है। तो पहले हम इम्यून सिस्टम को ठीक से समझ लें, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम पर, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर योग अभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इम्यून सिस्टम है वो दो प्रकार का है। सबसे पहला इनेट इम्यूनिटी, और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। संक्षिप्त में, अति संक्षिप्त में हम पहले दोनों को जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इनेट इम्यूनिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि इम्यूनिटी पर, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है अभ्यास का, योग अभ्यास का। तो इनेट इम्यूनिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यून सिस्टम, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। इसको कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम सेना का नाम दे दें, तो ये उन सैनिकों की प्रथम पंक्ति है जो आने वाले आक्रमणकारियों से लड़ती है। आक्रमणकारियों से मेरा अर्थ है आक्रमण करने वाले जीवाणुओं से। तो दिस इज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो दिस कंसिस्ट ऑफ एनाटॉमिक एज वेल एज फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, जिसमें कुछ संरचनात्मक कारक भी हैं और क्रियात्मक कारक भी हैं। तो संरचनात्मक कौन से हैं, क्रियात्मक कौन से हैं, बात करते हैं। संरचना, स्किन है, हमारी स्किन प्रोटेक्ट करती है हमें, एक म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है। बॉडी टेम्परेचर है हमारा, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है यदि कोई इन्वेडर्स अटैक करते हैं, आक्रमणकारी जीवाणु अटैक करते हैं। तो कुछ स्पेशलाइज सेल हैं, स्पेशलाइज सेल में बात करेंगे कौन कौन से हैं।
तो वो स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि एक विशेष सेल्स हैं, विशेष कोशिकाएं हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स पर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी हद तक निर्भर करती हैं। These white blood cells are also known as leukocytes। रक्त में पाए जाते हैं। संख्या की बात करें तो ये लगभग 4,500 से 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर पाए जाते हैं। तो ये यूनिट का कन्वर्जन भी दे दिया जिससे कि हमें आइडिया रहे कि माइक्रोलीटर कितना है। माइक्रोलीटर क्या है कि मिलियन ऑफ ए लीटर, एक लीटर का मिलियनवा भाग कहें हम सामान्य भाषा में, इन लेमेन्स लैंग्वेज। तो एक आम व्यक्ति में 4,500 से लेकर 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड पाए जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स मींस ल्यूकोसाइट्स। तो ये है क्या? These are produced in the bone marrow। जो हमारे एक हड्डी है उसका बीच का भाग है बोन मैरो। These are produced in that bone marrow। वो उस बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, इनका उत्पादन बोन मैरो में होता है। एंड हेल्प टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। किसी प्रकार का इन्फेक्शन शरीर में होता है उससे, या कोई फॉरेन मटेरियल है, कोई इन्वेडर्स है, एक आक्रमणकारी जीवाणु है, वो शरीर पर एक आक्रमण करते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। एंड दीज आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। और ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक भाग है, हमारे एक रोग प्रतिरोधक क्षमता का भाग है। एंड दीज सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। और हमारा रक्त संचार तंत्र इसको सर्कुलेट करता है रक्त नालिकाओं के माध्यम से, थ्रू आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। एंड दिस सर्कुलेट थ्रू द बॉडी एंड सीक आउट देयर टारगेट्स। और रक्त के साथ ये परिवहन करते हैं और अपने टारगेट को ढूंढते हैं कि यहाँ कहीं आक्रमणकारी जीवाणु कहाँ पर है और वहां उस पर अटैक करके उसको नष्ट करते हैं, सामान्य भाषा में, इन लेमेन्स लैंग्वेज। तो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। यदि हम इन ल्यूकोसाइट्स के टाइप्स की बात करें, यदि हम इन ल्यूकोसाइट्स के प्रकारों की बात करें, तो ये ल्यूकोसाइट्स दो प्रकार के हैं। पहला है फैगोसाइट्स जो कि नष्ट करते हैं, दैट च्यू अप इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, आक्रमणकारी जीवाणु को नष्ट करते हैं। और दूसरे है लिम्फोसाइट्स। ये क्या है कि जो पहले कोई आक्रमणकारी जीवाणु अटैक कर चुके थे और उनको नष्ट किया गया था इनके द्वारा, और वो दोबारा से आक्रमण करते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो प्रीवियस इन्वेडर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, याद रखते हैं उनके बारे में कि हाँ ये वही था। अब बात करते हैं इस इनेट इम्यून सिस्टम में ही और क्या क्या साथ है। अभी तक तो हमने व्हाइट ब्लड सेल्स की बात की। व्हाइट ब्लड सेल्स के बाद हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ये ग्रेनुलोसाइट्स क्या है? ये टाइप ऑफ फैगोसाइट है। फैगोसाइट क्या थे? जो नष्ट करते हैं आक्रमणकारी जीवाणु को। एंड दीज आर विजिबल इन द साइटोप्लाज्म। जो कोशिका में साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में ये पाए जाते हैं। और दिस कंसिस्ट ऑफ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स, जिसको कहा जाता है पीएमएन। ये पीएमएन से बने हैं, विच आर सब डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। और ये 3 क्लासेस, 3 उप प्रकारों में विभाजित हैं। तो वो तीनों उप प्रकार हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि पहले तो 2 बहुत अधिक हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं। और बहुत रिसर्चेस आप देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस ऑन न्यूट्रोफिल्स, कि न्यूट्रोफिल पर योग अभ्यास के क्या प्रभाव पड़ते हैं, लेटर पार्ट में हम जानने का प्रयास करेंगे। और न्यूट्रोफिल के बाद है बेसोफिल्स। और न्यूट्रोफिल और बेसोफिल दोनों ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता एक प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। और यहाँ आंशिक रूप से चर्चा करते हैं कि दोनों ही बढ़ते हैं योग अभ्यास से। ये रिसर्च स्टडीज ने, शोध कार्यों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। और हमारे स्नोफिल्स भी हैं। तो ये 3 भागों में है, जो कि एक जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो 3 हैं, और ये एक पीएमएन से बने हैं। और दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड स्नोफिल्स। इसके बाद हमने अब तक 2 की बात की है, हमने व्हाइट ब्लड सेल्स की बात की है और ग्रेनुलोसाइट्स की बात की है। अगला है न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स। यदि हम न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स की हम बात करें तो इनकी संख्या शरीर में 4,000 से लेकर 7,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड पाए जाते हैं। These are also very important in the fight against infections। शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, उसके साथ उससे रक्षा करने में
एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स। ये मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स ये मोस्ट अबंडेंट हैं एंड दे अकाउंट फॉर 65 to 70% ऑफ ल्यूकोसाइट्स। जो टोटल ल्यूकोसाइट्स की मात्रा है उसमें ये लगभग 65 से 70% है। शरीर में किसी भी प्रकार का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, घटित होता है, इफ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन अकर्स, वो ये न्यूट्रोफिल ट्रेवल इनटू द इन्फेक्टेड एरिया, ये न्यूट्रोफिल्स उसमें इन्फेक्टेड एरिया में प्रवेश करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, नष्ट करते हैं इन्वेडिंग बैक्टीरिया को। आक्रमणकारी बैक्टीरिया था जिसने आक्रमण किया था उसको नष्ट करता है। तो ये न्यूट्रोफिल की एक बहुत बड़ी भूमिका है और पहले मैं बात कर चुका हूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल इंक्रीजेस बाय प्रैक्टिसिंग योग, इट इज प्रूव्ड बाय द रिसर्च। एंड इन दो यदि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को होता है, आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसमें न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स की संख्या बहुत अधिक मिलेगी, क्योंकि यदि आक्रमणकारी जीवाणु बहुत अधिक शरीर में आक्रमण करते हैं तो इन दैट केस, इन दोज केसेस द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स इज हाई, क्योंकि वो अपने आप ही पैदा होंगे, क्योंकि उनको एक अधिक इन्फेक्शंस को, इन्वेडर्स को नष्ट करना है। अगली बात करते हैं एसिनोफिल्स ग्रेनुलोसाइट्स। तो ये शरीर में 0 से 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड पाए जाते हैं। डू नॉट फैगोसाइट, ये नष्ट नहीं करते हैं। मोर इंपॉर्टेंट इन द एलर्जिक रिएक्शंस, ये एलर्जिक रिएक्शंस में इनकी बहुत अधिक भूमिका है। अगर है ये जो बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट्स हैं 0 से 100 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड पाए जाते हैं, ये भी एक एलर्जीज में इनका योगदान है। इसके अंदर हिस्टामाइन है, हेपेरिन है, ये दोनों की एक हम उपयोगिता जान लें। जो हिस्टामाइन है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइडनिंग द ब्लड वेसल्स, ये वाइडनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स के लिए उत्तरदायी है एंड इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ ब्लड इन द इंजर्ड एरिया। मान लो कहीं शरीर में कहीं इंजरी हुई, चोट लगी, वो चोट वाले एरिया में उसमें इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं ब्लड फ्लो को इंजर्ड टिश्यू में, एंड इट आल्सो मेक्स ब्लड वेसल्स मोर परमिएबल, और ब्लड वेसल को परमिएबल बना देते हैं जिससे कि आदान प्रदान सामग्री का हो पाए ठीक प्रकार से। सो न्यूट्रोफिल एंड क्लोटिंग प्रोटीन्स कैन गेट इनटू द कनेक्टिव टिश्यू मोर इजीली, जिससे कि जो क्लोटिंग प्रोटीन्स हैं, जो क्लॉट जमा होता है, वो आसानी से हो सके और रक्त का जो निकास रुके शरीर से ड्यूरिंग इंजरी के दौरान। दूसरा हेपेरिन, हेपेरिन भी क्या है, दिस इनवेट्स ब्लड क्लोटिंग एंड प्रमोट द मूवमेंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन द एरिया, और ये व्हाइट ब्लड सेल का एक मूवमेंट को बढ़ाता है उस एरिया में जहां एक इंजर्ड पार्ट है। तो अगला है मोनोसाइट्स। हम ये रक्त के सभी कंटेंट्स को जानने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इनमें से किस किस पर योग अभ्यास का प्रभाव पड़ेगा, और ये सभी रक्त संचार तंत्र के भाग हैं। मोनोसाइट्स की बात कर रहे हैं। मोनोसाइट्स एक आम व्यक्ति में 100 से 1000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड पाए जाते हैं, और दिस इज अनदर टाइप ऑफ ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल। ये एक अलग व्हाइट ब्लड सेल है, एक अलग प्रकार का। इसका प्रोडक्शन भी सेम टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो, इसका उत्पादन भी बोन मैरो में होता है। और ये जो मोनोसाइट्स हैं दैट मेक अप 3 to 8% ऑफ द ल्यूकोसाइट्स इन द ब्लड। शरीर में जितने भी ल्यूकोसाइट्स है उसका 3 से 8% ये मोनोसाइट्स हैं। तो एंड दिस सर्कुलेट इन द ब्लड फॉर अबाउट 1 to, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये रक्त में केवल 1 से 3 दिन तक रहते हैं बिफोर मूविंग द टिश्यूज, एंड न्यूट्रोफिल की तरह ही, न्यूट्रोफिल ग्रेनुलाइट्स की तरह ही, these are responsible for phagocytosis of foreign substances in the body, और ये phagocytosis means that chew up, वो नष्ट करते हैं foreign substances को। when the monocyte leave the blood barrier, रक्त को जब ये छोड़ते हैं, they differentiate into the tissue and their size and characteristics change। जब रक्त को छोड़कर उत्तक में ये प्रवेश करते हैं, टिश्यू में ये प्रवेश करते हैं, तो इनकी विशेषता भी बदल जाती है, लेकिन केवल इनकी विशेषता ही नहीं बदलती, इनके साइज में भी, इनके आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। एंड दीज सेल्स आर नेम्ड एज माइक्रोफेजेस। जो उस समय इनका नाम था मोनोसाइट्स, जब वही है और परिवर्तित होकर साइज और इनकी विशेषताओं में परिवर्तन होकर
इनको नाम दे दिया जाता है माइक्रोफेजेस। और ये जो माइक्रोफेजेस हैं, these macrophages are responsible for protecting tissues from foreign substances। बाह्य आक्रमणकारी जीवाणु से ये माइक्रोफेजेस हम रक्षा करते हैं, टिश्यूज की उत्तकीय रक्षा करते हैं। अब ये तो हमने पूरी बात की कि जितना भी हमने अभी तक बात की वो तो इनेट इम्यून सिस्टम की बात की, इनेट। अब है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। देखिए, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की हम बात करें, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम तो शरीर में विकसित दो ही तरीकों से होगा। पहला, बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। कोविड-19 पेंडेमिक की यदि हम बात करें तो हमने वैक्सीन ली, वैक्सीन से हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ, इसलिए हमने वैक्सीन ली। दूसरा है इफ द इन्वेडर्स अटैक, यानी कोई आक्रमणकारी जीवाणु शरीर पर आक्रमण करे और उसके एंटीबॉडीज विकसित करें, दो ही तरीके हैं। तो ये जो दिस इज अ सेकंड काइंड ऑफ प्रोटेक्शन बात हुई थी, जो पहली पंक्ति थी हमारी रक्षा करने वाली वो थी इनेट इम्यून सिस्टम, और दूसरी पंक्ति उसके बाद दूसरे हमारे सैनिक शरीर में एक परिकल्पनापूर्ण यदि उदाहरण के साथ करें तो वो है सेकंड काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। ये एडप्टिव है और एक्टिव इम्यूनिटी है, ये प्रयास के साथ होती है। प्रयास कौन सा? वैक्सीनेशन एक प्रयास के बाद ही है। दिस डेवलप्स थ्रू आउट आवर लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, और ये जन्म से ही एक विकसित होती है। दिस इन्वॉल्व्स द लिम्फोसाइट्स, जिसकी संख्या हमारे शरीर में 2000 से 5000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड पाए जाते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन, किस किस पर निर्भर करते हैं, बात हो चुकी है, मैं बता चुका हूं कि यह एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो कारकों पर ही निर्भर करेगी। इफ द एडल्ट्स आर एक्सपोज टू द डिजीज, यदि हमें बीमारी घेर ले, हम बीमार होते हैं तो एंटीबॉडी विकसित हो, और दूसरा जो मैं बता चुका हूं, इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन, या वैक्सीनेशन टीके के माध्यम से, ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष साफ सा है कि योग अभ्यास तो केवल हमारा इनेट इम्यूनिटी पर ही प्रभाव डालेगा, योग अभ्यास का हमारी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम पर तो कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता। सामान्य सी बात है, अब तक की चर्चा से हम स्वयं अपने ज्ञान विवेक से यह निर्णय ले सकते हैं। अब मेन सेल्स है इस एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में, दैट सीक्रेट्स ए वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स और एंटीबॉडीज। तो एक बी लिम्फोसाइट्स है, एक टी लिम्फोसाइट्स है। संक्षिप्त में दोनों के फंक्शन जान ले कि बी लिम्फोसाइट्स के फंक्शंस क्या हैं और टी लिम्फोसाइट्स के फंक्शंस क्या है। ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये बॉडीज मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम है, एक खुफिया तंत्र का काम करता है। ये कुछ नहीं, रक्त के साथ घूमते हैं और ढूंढते हैं इन्वेडर्स को, टारगेट्स को, कि कई आक्रमणकारी जीवाणु छुपे तो नहीं है, और उनके लिए एक डिफेंस का आयोजन करते हैं। वो ये एक सूचना तंत्र का काम करते हैं, केवल स्वयं कुछ भी नहीं करते। और टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो सैनिक है। जो बी लिम्फोसाइट्स ने एक सूचना तंत्र का, इंटेलिजेंस सिस्टम का काम किया, मैसेज भेजा टी लिम्फोसाइट्स के पास, उन्होंने शोल्डर एक सैनिक का काम किया, और वो सूचना ग्रहण करने के बाद वो टारगेट के पास पहुंचते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं इन्वेडर्स को, आक्रमणकारी जीवाणुओं को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कि इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आइडेंटिफाई किए गए थे। और इंटेलिजेंस सिस्टम क्या था? बी लिम्फोसाइट्स। तो हमने दोनों की भूमिका को भी जाना, बी लिम्फोसाइट्स को भी जाना की भूमिका को जाना, और टी लिम्फोसाइट्स की भूमिका को भी जाना। अब योग एंड इम्यून सिस्टम के बारे में कि योग क्या करता है, योग एंड इम्यून सिस्टम, कि योग का इस इम्यून सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यू विल फाइंड डिफरेंट रिसर्च स्टडीज, एक बहुत लंबी आपको सूची मिलेगी रिसर्च स्टडीज की, दुनिया भर की स्टडीज हो चुकी हैं। तो 2-3 स्टडी में आप सबके समक्ष रख रहा हूं जो ये सिद्ध करते हैं कि इम्यून सिस्टम पर योग अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। पहला स्टडी है, और ये आई हैव कोटेड 2 स्टडीज, आपके सामने 2 अध्ययन है। गोयल एंड अग्रवाल कंडक्टेड द स्टडी इन द ईयर 2019, खान एंड अख्तर कंडक्टेड इन द ईयर 2015, और अध्ययन था कि योग अभ्यास का WBC पर प्रभाव, व्हाइट ब्लड सेल्स पर प्रभाव, मीन्स ल्यूकोसाइट्स पर प्रभाव। और अध्ययन में द स्टडी रिवील्ड दैट द नंबर ऑफ WBC, नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीजेस आफ्टर पार्टिसिपेशन इन द योग प्रैक्टिस। तो सीधा सा सामान्य सी बात है, वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। कि अध्ययन की फाइंडिंग्स हैं कि योग हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ल्यूकोसाइट्स, मींस द व्हाइट ब्लड सेल्स,
स्नोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये एक हमने बात की, और यह अध्ययन सिद्ध करता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में परिवर्तन होता है, मजबूत बनती है रोग प्रतिरोधक क्षमता बाय प्रैक्टिसिंग योग। लेकिन किस प्रकार का योग, ऐसा नहीं है कि, वो भी हम बात करेंगे अभी। तो इम्पोर्टेंट इज जो एक अध्ययन और 2017 में आयोजित किया गया, जो जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग निकल कर आई, एक महत्वपूर्ण खोज जो हमारे सामने आई, कि यह देखा गया कि अकेला आसनों का अभ्यास भी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं डालता। अकेला प्राणायाम का अभ्यास भी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर कोई कारगर प्रभाव नहीं डालता। अकेला ध्यान करें या मेडिटेशन प्रैक्टिस करें तो वो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर कोई कारगर प्रभाव, सार्थक प्रभाव नहीं डालता। लेकिन यह अध्ययन जो कि 2017 में आयोजित किया, यह रिजल्ट कहता है कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जो हमने 3 प्रकार के प्रभावों की बात की थी, इमीडिएट इफेक्ट, डिलेड इफेक्ट एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट, तो योग अभ्यास का क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ता है रोग प्रतिरोधक क्षमता पर। यदि कोई अभ्यास करता अपने योग सत्र में अनिवार्य रूप से आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन को सम्मिलित करे, तीनों का इकट्ठा प्रभाव एक अकेले अभ्यास का एक सार्थक प्रभाव न पड़ के क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो यह इस सुझाव से तो हम इसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि यदि हम किसी योग सत्र का निर्माण करना चाहें जिसका उद्देश्य है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, उस दशा में अनिवार्य रूप से हमें अपने अभ्यास सत्र में कुछ आसन रखने चाहिए। वो स्टैंडिंग पोजीशन के भी हो सकते हैं, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन के भी हो सकते हैं, प्रोन लाइंग पोजीशन के भी हो सकते हैं, सुपाइन लाइंग पोजीशन के भी हो सकते हैं, और अनिवार्य रूप से 1 या 2 प्राणायाम प्रैक्टिस रखनी चाहिए। वो कोई भी प्राणायाम हो सकता है, और अनिवार्य रूप से एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस हो। वो कंसंट्रेटिव मेडिटेशन भी हो सकता है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी हो सकता है, वो प्राण धारणा भी हो सकती है, कंसंट्रेशन ऑन द ब्रेथ। तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिसेस। एक अध्ययन की ओर बात करते हैं। द स्टडी वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2018, और यह अध्ययन आयोजित किया गया 2018 में। यह अध्ययन क्या कहता है? एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आयोजित की गई, एंड दैट सजेस्ट दैट, और यह अध्ययन सजेस्ट करता है, सुझाव देता है, करंट बॉडी ऑफ एविडेंस ऑफ द स्मॉल एंड द मोस्ट इम्यून पैरामीटर्स, और दैट ड्रॉ टू डिस्टिंक्ट कंक्लूजन्स। और कुल मिलाकर ये कहता है कि हाँ, योग अभ्यास करने से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो तीसरा अध्ययन है, यह अध्ययन, क्योंकि हम पहले 2 अध्ययन पॉजिटिविटी हमारे समक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो तीसरा अध्ययन कहता है कि हाँ, दुनिया भर के अध्ययन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी इस क्षेत्र में रोग प्रतिरोधक क्षमता पर योग अभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है, मोर रिसर्च इज आर रिक्वायर्ड, यानी कि अभी और बहुत अधिक अनुसंधान या शोध कार्य करने की आवश्यकता है। आप सभी जो कि योग के क्षेत्र से जुड़े हैं, यू में कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, आप प्रायोगिक अनुसंधान आयोजित कर सकते हैं अच्छे रिसर्च डिजाइन्स के साथ, अच्छे शोध विकल्प के साथ, अच्छे सांख्यिकी तकनीकों के उपयोग के साथ। क्योंकि जो मेरा अपना अनुभव है उसके अनुरूप मैं देखता हूं कि देश में क्वालिटेटिव रिसर्च ज्यादा आयोजित की गई हैं, गुणात्मक अनुसंधान बहुत आयोजित किए गए हैं, बट वी आर लैकिंग इन द क्वांटिटेटिव रिसर्चेस, और हम क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में लैक करते हैं, मात्रात्मक अनुसंधान में लैक करते हैं। तो आज के दिन यदि एक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हमने, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्चेस, और एक सटीक डिजाइन के साथ, फॉर एग्जाम्पल we may conduct our studies by taking random group design, post-test control group design, and by the application of the statistical tools which are full of statistical control. तो अभी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी कुछ अध्ययन सिद्ध करते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर योग अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। कुछ, ये तो एक बहुत विस्तार से चर्चा की गई रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी, लेकिन जो दूसरे प्रभाव पड़ते हैं उनकी संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। तो कुछ जो हैं, एक 10 संकलन किया गया है 10 विभिन्न प्रभावों का, लेकिन ये 10 प्रभाव भी शोध कार्यों पर आधारित प्रभाव हैं, जो कि शोध कार्य सिद्ध कर चुके हैं कि यस,
there is a positive effect of yogic practices on these 10 points. कौन कौन से 10 बिंदु हैं, ध्यान देते हैं. Decreased resting and working heart rate. देखिए हमारी रेस्टिंग हार्ट रेट है 72 बीट्स पर मिनट. पहले बात कर चुके हैं शुरू में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे. एक आम व्यक्ति की रेस्टिंग हार्ट रेट है 72 बीट्स पर मिनट, वो कम हो जाती है. और केवल 72, और हम जो कार्य करना शुरू करते हैं, मान लीजिए कि हमने सूर्य नमस्कार के 50 रिपीटेशन लगा दिए, तो हमारी हार्ट रेट बढ़ेगी. दैट इज नोन एज ए वर्किंग हार्ट रेट. द इंक्रीज इन द हार्ट रेट ड्यूरिंग वर्कआउट, और वर्कआउट इस काल्पनिक उदाहरण में क्या था, सूर्य नमस्कार. तो चाहे वर्किंग हार्ट रेट की बात करें चाहे रेस्टिंग हार्ट रेट की बात करें, दोनों ही कम हो जाती है योग अभ्यास से. इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन इसके पीछे है कि क्योंकि हृदय की क्षमता बढ़ती है, द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट इंप्रूव्स. एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आगे चलते हैं. अगला है increased aerobic capacity. There are two types of capacities, aerobic capacity and anaerobic capacity. Anaerobic capacity, और एक अगर हम फिजियोलॉजी की भाषा में बात करें, anaerobic capacity means the function in presence of inadequate oxygen, और aerobic capacity means the function in presence of adequate oxygen. तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज हैं, दीर्घकालिक कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है. और सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं वी कैन डिले द फटीग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. हम थकान को देर तक दूर रख सकते हैं क्योंकि हमारी एरोबिक कैपेसिटी में परिवर्तन होता है योग अभ्यास से. तीसरा है ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है. यू विल सी, आप किसी भी सर्च इंजन पर, गूगल सर्च, याहू सर्च, दुनिया भर के सर्च इंजन पर आप किसी भी सर्च कीजिए इफेक्ट ऑफ योग ऑन ब्लड प्रेशर, दुनिया भर के आपको अध्ययन मिलेंगे. बायोमेडिकल रिसर्चेज में दीज आर पब्लिश्ड इन द पबमेड आल्सो. पबमेड एक बायोमेडिकल साइंसेस के क्षेत्र में एक नाम है. तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है योग अभ्यास करेंगे तो. लेकिन कौन सा अभ्यास करेंगे निर्भर उस पर करता है. हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का आकार बढ़ जाता है, तो कुल मिलाकर आकार बढ़ेगा तो हार्ट साइज बढ़ेगा. लेकिन ये आमतौर पर कहाँ होता है, जहाँ हठ योग करते हैं. हठ योग मीन्स बाय प्रैक्टिसिंग आसनास, प्राणायामास, सूर्य नमस्कार, जो कि एक बहुत एक विग्रस टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस जो हठ योगी करते हैं, उनके वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के साइज बढ़ता है. दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द हार्ट साइड. उनके हृदय एक आम व्यक्ति के हृदय से थोड़े बड़े आकार का पाया जाता है. अगला है इंक्रीज साइज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज. हमारे आर्टरीज की इलास्टिसिटी बढ़ाती है, उनकी लोचता में परिवर्तन आता है. और इंक्रीज्ड कैपिलरी नेटवर्क, जो कैपिलरी नेटवर्क है उस कैपिलरी नेटवर्क को बढ़ाता है. तो हमने बात की थी, हम चर्चा कर चुके हैं कि कैपिलरी क्या करती है, एक परमिएबल है जो मॉलिक्यूल्स और मटेरियल्स के लिए. तो अगर उसकी कैपिलरी का नेटवर्क बढ़ेगा तो एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे सामग्री का, पदार्थ का आदान प्रदान अधिक हो पाएगा. तो अगला है इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम को जानने का प्रयास करते हैं. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन सिंगल बीट. एक धड़कन में कितना रक्त पंप किया जाता है हृदय द्वारा, वो रक्त की मात्रा कहलाती है स्ट्रोक वॉल्यूम. देखिए हम पहले बात कर चुके थे दो की, कि ब्लड प्रेशर को हम दो उसमें एक मेजर करते हैं, सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक रिलैक्सेशन. तो जो सिस्टोलिक है, कॉन्ट्रैक्शन है, अगर वो कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा, कॉन्ट्रैक्शन बहुत, यदि कार्डिक मसल्स, कार्डिक नाम की मांसपेशियां एक संकुचित स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी और वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा करेंगी, तो स्ट्रोक वॉल्यूम अधिक बढ़ेगा ही, एक सामान्य सी बात है. अगला है इंक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट. अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन ए सिंगल मिनट. एक मिनट में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपने आप ही कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली. रिड्यूस्ड लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है? दिस इज अ हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल. तो ये हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा कम होती है रक्त में यदि कोई योग अभ्यास करता है.
और हमारे शरीर में रक्त की मात्रा भी बढ़ जाती है योग अभ्यास करने से। इट इज ऑल्सो रिवेल्ड बाय डिफरेंट रिसर्च स्टडीज। इसको भी विभिन्न शोध कार्यों ने, अनुसंधान कार्यों ने सिद्ध कर दिया है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है हमारे शरीर में। तो कुल मिलाकर हमने रक्त संचार तंत्र या उससे संबंधित जो भी पार्ट्स हैं उन पर प्रभावों की बात की कि योग अभ्यासों के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। और हमने कुल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 11 डिफरेंट इफेक्ट्स। हमने कुल 11 विभिन्न प्रकार के प्रभावों की बात की है। एक जो मेन प्रभाव हमने किया वो विस्तार में जिसकी चर्चा की वो था इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव। और ये 10 प्रभाव 10 बिंदुओं में आप सबके सामने। तो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। अब मेरे प्रस्तुतिकरण का अंतिम भाग है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन की बात करेंगे। तो सजेशंस फॉर योगिक प्रैक्टिसेस, ये एक रिसेंट ये जो सजेशन है जो बहुत महत्वपूर्ण सजेशन है, इस सजेशन के बारे में इस सुझाव के बारे में हम सबको जानना चाहिए, इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। और यह सजेशन कब आया है? एक वैज्ञानिकों के द्वारा कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। तो आमतौर पर देखिए, मेरी एक बात से आप सहमत होंगे, इन द फील्ड ऑफ देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। योग के क्षेत्र में स्तरीयता की कमी है। बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान, प्रगाढ़ विदुषियां समय समय पर पैदा हो गई हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार, एक व्यक्तिगत अभ्यास योग के क्षेत्र में उड़ेल दिए हैं। लेकिन वी आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर। जो हम बात करें उस स्तरीय साहित्य पर आधारित बात करेंगे। एक व्यक्तिगत मत लोगों के योग के बारे में, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आजकल तो दुनिया भर के एरोबिक योग है, डायनामिक सूर्य नमस्कार है, ये है वो है, दुनिया भर के अभ्यास है। तो उसके लिए एक सजेशन है। सजेशन क्या है? देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ओपन विंडो थ्योरी। एक कंसेप्ट है ओपन विंडो थ्योरी का। अब प्रश्न उठता है कि ये ओपन विंडो थ्योरी क्या है, कि व्हाट डू यू मीन बाय ओपन विंडो थ्योरी? आफ्टर इंटेंस प्रैक्टिस, कोई भी हम इंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, आफ्टर इंटेंस प्रैक्टिस दैट इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इलनेस, हमारे शरीर की संवेदनशीलता बढ़ भी जाती है। ऐसा नहीं है कि योग अभ्यास करेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ऐसी संभावना भी है कि संवेदनशीलता बढ़ जाएगी और आसानी से आक्रमणकारी जीवाणु हमारे शरीर पर आसानी से आक्रमण कर देंगे। यह स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो करें क्या उसके लिए? तो क्या है, क्या सुझाव है? देखिए, एक सामान्य स्थिति है, एक रेखा दिखा रही है, एक सामान्य स्थिति है। हम प्रैक्टिस करते, ये बेस लाइन है कि हमारे स्वास्थ्य का ये स्तर है, हमारे इम्यून सिस्टम का ये स्तर है, और हम करते हैं। हमने किया योग अभ्यास। योग अभ्यास आजकल प्रचलन है इंटेंस का भी, इंटेंस प्रैक्टिस, इंटेंस अभ्यास। इंटेंस अभ्यास से मेरा अर्थ है जैसे डायनामिक सूर्य नमस्कार, स्पीड के साथ आपने 200 रिपीटेशन लगा दिए सूर्य नमस्कार के, मान लीजिए, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज। देखिए, कोई भी अभ्यास, योग का अभ्यास 3 रूपों में हो सकता है। उसकी इंटेंसिटी लो हो सकती है, उसकी मॉडरेट हो सकती है, उसकी हाई हो सकती है। हाई मींस इंटेंस। तो कोई भी इंटेंस की तीव्र गति, इंटेंस का मतलब तीव्र गति से देर तक यदि कोई भी इंटेंस अभ्यास करते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया डायनेमिक सूर्य नमस्कार, देर तक किया तो एक ओपन विंडो घटित होती है। ओपन विंडो घटित होती है का मतलब है जो 372 घंटे तक जिसकी अवधि रहती है। और यू विल बी सरप्राइज्ड आफ्टर हियरिंग, आप सुनकर इसको आश्चर्यचकित होंगे कि जब ये ओपन विंडो घटित होती है तो इंटेंस अभ्यास के बाद 372 घंटे हमारा शरीर आक्रमणकारी जीवाणु के लिए बड़ा संवेदनशील हो जाता है और कोई भी आक्रमणकारी जीवाणु आसानी से हमारे शरीर पर आक्रमण कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हमारा उद्देश्य केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, स्वास्थ्य को अच्छा करना है, तो इंटेंस एक्सरसाइज, इंटेंस अभ्यास की आवश्यकता ही नहीं है। देयर इज नो नीड टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। एक मॉडरेट लेवल का, एक मध्यम, एक इंटेंसिटी का, एक मध्यम गति का किसी योग अभ्यास सत्र का हम निर्माण करें जिसमें तीनों ही हो। पिछली चर्चा में हम बात कर चुके हैं, जिसमें कुछ आसन हो, कुछ प्राणायाम का अभ्यास हो और एक मेडिटेटिव टेक्निक भी हो।
तो इसलिए तो वी शुड अवॉइड इंटेंस। लेकिन दूसरी तरफ रिसर्च ये भी कहती हैं कि विद वेरी लो इंटेंसिटी उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ना के बराबर पड़ता है। तो मॉडरेट मध्यम इंटेंसिटी का हमें योग अभ्यास सत्र का निर्माण करना चाहिए। तो दिस इज द फाइंडिंग एज पर द ओपन विंडो थ्योरी, जिसका कंसेप्ट अभी आया है ओपन विंडो। दिस इज इन्वेंटेड बाय कॉलेमन एंड इन द पेपर पब्लिश्ड ऑन May 5th 2020। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ये कंसेप्ट हम सबके सामने आया है। तो ये हमने विस्तार से बात की रक्त संचार तंत्र की। तो ये था रक्त संचार तंत्र के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं।